घर की दहलीज पर पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। हृदय और मन में उदासी छाई हुई थी। मन मस्तिष्क में बाबूजी छाए हुए थे। उनके जाने के बाद पहली बार छुट्टियों में मायके रहने आई थी। अजीब सी खामोशी थी आज दहलीज में। जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी तो बाबूजी की कड़कती आवाज़ कानों में गूंजने लगी। सरला, दहलीज का संकाल खोल दो। अंजलि आ गई। न जाने कैसे मेरी दस्तक से ही उन्हें मेरे आगमन का आभास हो जाता था। कुदरत ने कुछ अजीब सा रिश्ता बनाया है माता पिता और संतान के बीच। संतान के हृदय की तार सीधी माता पिता के हृदय से जुड़ी होती है। उनके कदमों की आहट, उनकी खुशबू, उनके चेहरे की भाषा, उनके सुख दुख का आभास सब सरलता से जान लेते हैं माता पिता। यहाँ तक कि शब्दों की भाषा से ज़्यादा प्रबल और रहस्यमयी होती है आँखों की मूक भाषा, जिसे बड़ी कुशलता से पढ़ लेते हैं माता पिता। तभी तो सृष्टि में माता पिता को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ है। ममतामय और पूजनीय माँ दहलीज खोलते ही लाडो कहकर गले लगा लेती और बाबूजी अंजलि आ गई, अंजलि आ गई कह कहकर घर में सबको आवाज़ लगा लगा कर पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। अपने स्नेह भरे अतीत में खोई थी मैं कि तभी दहलीज खुलने की आवाज़ आई। सामने रामू काका खड़े थे। रामू काका हमारे परिवार के सदस्य के समान थे। घर के सभी काम अत्यंत निपुणता से करते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे वे। वरना आजकल के ज़माने में तो संयुक्त परिवार लुप्त से हो गए हैं। ये तो रामू काका हैं जो अभी तक ये परिवार अभी तक संयुक्त है, अन्यथा बाबूजी के ज़माने से थे। इसीलिए सभी परिवार वाले संपूर्ण मान देते थे उन्हें। लाओ बिटिया, लाओ सामान मुझे दे दो कहकर रामू काका मेरे हाथ से सामान ले लिए। घर में कदम रखते ही बहुत कुछ पराया जैसा एहसास हुआ। बाबूजी के सामने जो घर आंगन, जो घर वालों से, उनकी चहलबाजियों से और उनकी हंसी ठिठोलियों से भरा रहता था, वो अब सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। अगर बाबूजी होते तो इस सन्नाटे के स्थान पर शोर शराबा होता। माँ अपने कमरे में थी। बाबूजी के जाने के बाद ही माँ को जैसे उम्र ने जकड़ लिया था। घर में फिरकनी की तरह घूमती मेरी माँ अब गठिया बाई के दर्द के साथ साथ न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। उनका कंचन सा दमकता चेहरा अब निष्प्राण जैसा प्रतीत हो रहा था। माँ की हंसी, उनका फुर्तीलापन, उनकी ख्वाहिशें और उनका अस्तित्व सब बाबूजी की चिता में स्वाहा हो गया था। अब तो चलने फिरने में भी परेशानी होती थी उन्हें। कैसी हो माँ, मैंने कहकर उन्हें गले लगा लिया। अच्छी हूँ लाडो, ससुराल में सब ठीक है? जमाई बाबू और बच्चे नहीं आए क्या? एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी माँ ने। अरे रामू, जा जा, तीनों बहुओं के कमरे में कह दे कि अंजलि आ गई है। और अंजलि बेटा, जा तू भी थोड़ा मुंह हाथ धो ले, सफ़र से आई है ना, थक गई होगी। मैं इतने में रामू से कहकर तेरी चाय बनवा देती हूँ। मुझे पता है कि चाय पीते ही तेरी सारी थकान उतर जाएगी। बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए माँ अपनी ही रो में बोलते जा रही थी। उनकी लाड भरी बातों से मेरी आंखें भीग गई। हर बात में कल्पना में बाबूजी आने लगे थे। बाबूजी होते तो सभी यही जमघट लगाए होते। यूँ सबको कमरों से बुलाना नहीं पड़ता। तीनों भाई मुझे अपने पास बैठाकर दुनिया जहाँ की बातें कर रहे होते और भाभियाँ चाय नाश्ते के साथ साथ बातों की जुगलबंदी कर रही होती। अजीब रुतबा था और वर्चस्व था बाबूजी का। ऊपर से कड़क किंतु भीतर से एकदम नरम। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबकी लाडली थी, खास तौर पर बाबूजी की। वे सदा मेरी हर इच्छा पूरी करते, पलकों पर बैठा कर रखा था मुझे। उनके इसी लाड के कारण अक्सर उनमें और माँ में झड़प हो जाती थी। छोरी है, छोरी को पराए घर जाना है, इतना सिर पर चढ़ाओगे, पर वहाँ जाकर हमारी नाक कटवा देगी। कुछ भी तो नहीं आता इसे, सिवाय हंसी ठट्ठे के। कितनी बार कह चुकी हूँ इससे,
लाडो घर का कुछ काम काज सीख ले, मगर इसके कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती। माँ गुस्से में झल्लाकर उनसे कहती, अरे अंजलि, मेरा गुरूर है, देख लेना, ये ससुराल में मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगी। अभिमान से कहकर बाबूजी माँ की समस्त बातों झल्लाहटों पर विराम लगा देते। अरे अंजलि, कैसी है तू? स्टेशन से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? टैक्सी आसानी से मिल गई थी ना? माफ़ करना अंजलि, गाड़ी नहीं भेज पाया, वो अचानक ही कुछ काम आ गया था। अगर कुछ काम ना होता तो ज़रूर भेज देता। बड़े भैया की आवाज़ से मैं ख्यालों से वर्तमान में आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, टैक्सी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे आने में, आप निश्चिंत रहे। ये कहकर मुझे बाबूजी की कमी अत्यंत खली। सोच रही थी कि अगर बाबूजी होते तो मैं टैक्सी से घर कभी ना आती। कितना भी ज़रूरी काम हो वो सब छुड़वा कर मेरे लिए स्टेशन गाड़ी अवश्य भिजवा देते। इन यादों का स्वभाव भी कितना विचित्र होता है ना। जितना इन्हें दूर भगाओ वो उतनी ही करीब आ जाती हैं। बहुत जिद्दी होती हैं ये यादें, ना चाहते हुए भी बात बेबात, वक्त बेवक्त परेशान करने चली आती हैं ये। ससुराल से जब चली थी तो पूरे सफ़र में अपने आप को ऊपर से भीतर से, हृदय से, मस्तिष्क से पूर्णतया तैयार कर रही थी कि अब मायके के जो भी परिवर्तन आया होगा उससे तनिक भी विचलित नहीं होंगी। जब बाबूजी थे तब समय कुछ और था और अब कुछ परिवर्तन तो निश्चित था, जिसका एहसास मुझे हो चुका था। और माँ बाबूजी के समय माँ स्वाधीन थी, उनका घर में अपना वर्चस्व था, किंतु अब वे बेटों पर निर्भर हैं। एक स्त्री के जीवन का ये एक कटु सत्य है कि जब तक एक स्त्री का पति जीवित है उसका अस्तित्व अत्यंत सशक्त होता है, किंतु पति की मृत्यु के पश्चात वो स्वाधीन होते हुए भी अपने परिवार के अधीन होती है, उन पर निर्भर होती है। यही माँ के साथ हुआ। मैं अपने विचारों की दुनिया में भटक रही थी कि तभी मंझले भैया की आवाज़ ने मेरे विचारों की तंद्रा भंग कर दी। अरे अंजलि, कैसी है तू? अकेली आई है? विशाल और बच्चे नहीं आए? अच्छी हूँ मंझले भैया, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे और विशाल, उनका तो अपना आपको पता ही है, कभी भी मीटिंग्स आ जाती हैं, इसीलिए सोचा मैं ही चली जाऊं अकेली। आखिर छुट्टियों में मायके तो आना ही था ना। माँ की और आप सभी की बहुत याद आ रही थी। चलिए, अच्छा किया तूने कि तू आ गई। मंझले भैया की बात से मन में कुछ दरक सा गया। क्या भैया को विशाल और बच्चों के न आने का जरा भी अफसोस नहीं था? अगर बाबूजी होते तो इस बात पर अपनी कड़कती आवाज़ में मुझे विशाल और बच्चों को न लाने के लिए डांट लगाते और कहते, अंजलि, बच्चों की पढ़ाई और मीटिंग्स कुछ दिन के लिए आगे पीछे भी हो सकती हैं। एक छुट्टियां ही तो मिलती हैं सबको मिलने जुलने के लिए, उसमें भी बच्चों को तूने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है। बच्चों के बिना उनका ननिहाल सूना है, समझी? मंझले भैया की तरह छोटे भैया ने भी उनके वाला वाक्य दोहरा दिया। थोड़ी देर बैठकर सभी वापस अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई औपचारिकता पूर्ण करने आए हों। वो भाई बहन वाला प्रेम स्नेह, चुहलबाजी, हंसी ठिठोली सब लुप्त से हो गए थे। जिस घर में मैं पली बड़ी, हंसी खेली, आज वो सूने खड़े हैं। मेरा अपना घर, मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। बाबूजी के बाद मायके में इस परिवर्तन को अपनाना बहुत पीड़ादायक हो रहा था। सोचना जितना सरल था, यथार्थ स्वीकार करना उतना कठिन। मायके में तो हर बेटी के प्राण बसते हैं। आखिर जन्म से विवाह तक कितने वर्ष जिए होते हैं। एक बेटी ने अनगिनत यादें सजाई होती है। मायके जाने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए, अपना बचपन जीने के लिए छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक मायका ही तो होता है जहाँ हम सभी बेटियाँ हृदय खोलकर बातें करती हैं, हंसती हैं। इसलिए इस परिवार को स्वीकार करने में पीड़ा तो होगी ना। पूरा सप्ताह बस ऐसे ही औपचारिकताओं में बीत गया। ना कोई लाड चाव हुए और ना ही कोई हंसी ठिठोलियाँ। बस एक घर की बेटी का औपचारिक रिश्ता बन गया। बाबूजी होते तो मैं इसे पूरे सप्ताह में
पूरे वर्ष भर के लिए यादें संजोकर उन्हें समेट लेती और अगले वर्ष पूरे उत्सुकता और उत्साह के साथ छुट्टियों में मायके आने का इंतजार करती। पूरे लाड चोचले होते मेरे भाई भाभीियों ने मुझे पूरे रीति रिवाज के साथ विदा कर दिया। अच्छा अंजलि, ठीक तरह से जाना और हाँ, सकुशल पहुँचने पर फ़ोन करके ज़रूर बता देना। अपना ध्यान रखना, बाय। स्टेशन पर छोड़ने आए बड़े भैया सीट के नीचे मेरा सामान जांचते हुए बोले, अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वे चले गए। मैं उन्हें जाते देख रही थी और मेरी आंखें अविरल बह रही थी। सोच पर हमारा बस नहीं होता, ना चाहते हुए भी दिमाग पर हावी हो जाती है। सोचने लगी कि बाबूजी होते तो वे ट्रेन जाने से पहले कभी वापस घर ना जाते, बल्कि ट्रेन जाने तक, जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल ना हो जाती, अपना ममता में हाथ हिलाते रहते। मायका सभी बेटियों का गुरूर और शान होता है। हर बेटी की हृदय से कामना होती है कि उसका मायका खुशियों से आबाद रहे। माता पिता के बाद भाई भाभीियों से उनका मायका सदा बना रहता है। उनके द्वार खुले रहते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। किंतु ये भी एक सशक्त सत्य है, लाड चोंचले तो बेटियों के माता पिता ही करते हैं, वरना बात बात पर बाबूजी होते तो उनकी यादें न सताती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।